अच्छा जी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू टुडे। अच्छा तैमूर, आप मुझे बता सकते हैं यार, ये लास्ट टाइम ये मल्टीपल एमएस हमने कर लिया था और ये डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स हमने कर लिए थे कि अभी करने? याद है आपको? कि मुझे याद पड़ता है कि शायद हमने नहीं किए। आई थिंक ये नहीं किए, यहीं से कंटिन्यू होगा ये। यहीं से, यहाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस से शुरू होना। ये हमने टॉपिक्स न्यूरो डिसऑर्डर्स कर लिए थे, और एमएस, एमएस से आज हमने शुरू करना है। ठीक हो गया, एमएस। अच्छा जी, एमएस पे बात करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में काफ़ी सवाल आते हैं। मैं आपको सिनेरियो की प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि प्रेजेंट कैसे होता है। इट्स गोना बी अ वुमन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा ख़वातीन में होता है। मिडिल एज होगी, बिटवीन 30 एंड 50। आएगी क्लिनिक पे एंड कहेगी, या तो उसके आंख में दर्द हो रहा होगा कि अभी पेनफुल आई, पेनफुल लॉस ऑफ विजन, ऐसी प्रेजेंटेशन होगी। या कहेगी इसको डिप्लोपिया हो रहा है, नजर सही नहीं आ रहा। आ, उसकी किसी लिम्ब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है, कोई भी इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी एक्यूट सी। और वो आके बताएगी कि इस तरह का मुझे मसला अब आज से 6 महीने पहले हुआ था, और उस इसी तरह का मसला मुझे 1 साल पहले हुआ था, और इस तरह का मसला मुझे 2 साल पहले भी तो हुआ था। तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन इंटरवल्स होंगे बीच में। ये इसको फ्लेयर कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस फ्लेयर। तो ये एपिसोड काफी अरसे बाद होती हैं। तो यही तरीके इसके डायग्नोसिस में सबसे बड़ा क्लू ही यही है कि ये जो एपिसोड्स हैं ये काफी अरसे बाद होती हैं, और ये एपिसोडिक नेचर है इस डिजीज की प्रेजेंटेशन की। तो ये दो सबसे बड़े क्लू हैं कि एक तो यू कैन फाइंड इट इन वुमन, और इसका की प्रेजेंटेशन होगी। अभी है क्या इसमें बेसिकली? तो बेसिकली होता ही है कि ये इट इज़ अ डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं माइलिनेशन के लिए, विच आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो दे आर अटैक्ड बाय आवर ओन इम्यून सिस्टम, बाय द मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री आपने पढ़ा होगा सीवीएस के अंदर, जहाँ पे आपका आपका जो टिश्यू एंटीजन है वो मिलता जुलता है बैक्टीरिया के एंटीजन से। तो बैक्टीरिया, हमारे जो WBCs हैं, दे मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बैक्टीरिया, बट दे एंटीबॉडी द एंटीबॉडीज दे मेक एंड अप रिएक्टिंग विद आवर ओन बॉडी टिश्यू, तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। तो इसमें याद रखिएगा, एक बड़ा इसका बजवर्ड है, इन्हें एमसीक्यूज में ऑब्जर्व किया, वो है पेरीवेन्यूलर लिम्फोसाइट्स। पेरीवेन्यूलर लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। ये क्या चीज है? ये ब्रेन के अंदर वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है। और चूंकि ये ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो वेन्यूल्स के इर्द गिर्द ना इकट्ठे हो जाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह। बल्कि मैं आपको ना इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, ताकि ये जरा कि बेहतर जहन में रहे। जस्ट गिव मी अ सेक। ये यूवर्ल्ड की है पिक्चर। हाँ, ये तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए आप। ये एक सेकेंड, ये वाली, ये ये पैथोजेनेसिस बेसिकली उन्होंने दिखाई हुई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। तो यू कैन अप्रिशिएट हियर, ये आपकी एंटीजन है। एंटीजन ने माइक्रोग्लियल सेल ने एंटीजन को प्रेजेंट किया टी सेल्स को। ये अब थोड़ी इम्यूनोलॉजी है। टी सेल्स आगे साइटोकाइंस बना के रिक्रूट करते हैं मजीद और टी और बी सेल्स को। तो याद रखिए कि इसमें जो डैमेज इंड्यूस होता है ना, इट इज बाय बोथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी से कैसे? बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। ये बी सेल्स भी तबाही करते हैं इधर आपकी किसकी? ओलिगोडेंड्रोसाइट की माइलिनेशन खराब करते हैं। और
टी सेल्स भी आपकी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन करते हैं दोनों तरह से। और ये है वेन्यूल, और ये पेरीवेन्यूलर इन्फिल्ट्रेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये इसके लिए बड़ा बज वर्ड है, तो ये आपको मिलेगा। तो ये इसमें डीमाइलिनेशन होती है आपके फाइव। अब माइलेशन का मकसद ये होता है कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन को तेज किया जाए ना, नोड ऑफ रेनवियर से सेल्टेटरी कंडक्शन हो। माइलेशन ही आप किसी चीज की, किसी न्यूरॉन की उतार देंगे तो जाहिर है उसमें से फिर जो इम्पल्स है वो स्लो ट्रेवल करेगी। तो दो चीजें याद रखिएगा, इसमें हमने बात की थी फिजियोलॉजी में भी। एक है टाइम कांस्टेंट और एक है लेंथ कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इसके अंदर अब बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स गोना टेक ग्रेटर टाइम फॉर द इम्पल्स टू ट्रेवल। सिमिलरली लेंथ कांस्टेंट कम हो जाएगा, बिकॉज नाउ द इम्पल्स विल ट्रेवल लेसर डिस्टेंस इन स्पेसिफिक टाइम। तो ये याद रखिएगा, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया, लेंथ कांस्टेंट कम हो गया। तो ये इसके अंदर दो चीजें होंगी। आ, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो बहुत ज्यादा आती है, जो इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू रखती है चीज, वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी फाइंडिंग इसके अंदर यू गेट पेरी वेंट्रिकुलर, पेरी वेंट्रिकुलर वाइट एरियाज। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे नजर आते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू फर्स्ट एड। तो लेट्स रीड कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ऑटोम्यून इन्फ्लेमेशन है, डीमाइलिनेशन ऑफ सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक्सोनल डैमेज होगा उससे। ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं 20 से 40 साल की उम्र में। और ये एक फैक्ट है, कोई इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दैट दैट इट अकर्स इन इंडिविजुअल्स हु लिव फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर से दूर रहते हैं उनके अंदर ये होता है ज़्यादा। एनीवेज, ये कोई बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है। और लो सीरम विटामिन डी लेवल जिनके अंदर हो उनके अंदर, तो ये एक एसोसिएशन दो उसने बताई हुई है। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज पेनफुल मोनोऑक्युलर विजन लॉस। एक आंख के अंदर उसको आना, नजर आना बंद हो जाएगा और पेन भी होगी, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद रिलेटिव प्यूपिलरी एफरेंट प्यूपिलरी, इसको आरएपीडी भी कहते हैं, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसके हम बात करेंगे आई सेक्शन में, सो डोंट थिंक ऑफ इट राइट नाउ। सिर्फ नाम याद रखें, आरएपीडी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, मैं बताऊंगा उसके अंदर आई सेक्शन में कि क्या होता है। फिर अगर डीमाइलेशन ब्रेन स्टेम या सेरिबेलर लेवल पर हो रही हो तो सेरिबेलर साइंस आएंगे, डिप्लोपिया, एटेक्सिया, वर्टाइगो, स्कैनिंग स्पीच, डिसआर्थरिया, इंटेंशन ट्रेमेंडस। अच्छा, स्कैनिंग स्पीच क्या होती है? स्कैनिंग स्पीच होती है ये अपने सेंटेंसेस तोड़ तोड़ के बात करते हैं। एक कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं ये बोल सकते, बात तोड़ तोड़ के करते हैं और रुक रुक के, ठीक है। इंटेंशन ट्रेमर्स ये सारे सेरिबेलर साइंस हैं। फिर अगर पिरामिडल ट्रैक के लेवल पे हो तो किसी एरिया की वीकनेस, किसी एरिया की स्पेस्टिसिटी ये हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हो तो इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन होगी। ये एक तरीका है चेक करने का, नेक फ्लेक्शन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक सेंसेशन। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ब्लैडर की आपकी जो नर्व्स थी आ रही थी उसकी डीमाइलेशन होगी तो इससे इनकॉन्टिनेंस होगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। पैरापेरिसिस, दिस इज द अदर वर्ड फॉर पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया जैसे लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में चल देयर बी लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, सेंसरी मैनिफेस्टेशन होंगी। तो ये हेड टू टो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है, काफी सारी हैं। तो याद रखिएगा अगेन ये सब होंगी इन एपिसोड्स। अब और एक चीज इसकी बात यह है कि ये जो सिम्टम्स है दे मे एग्जैस्परेट विद इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जैसे हॉट बात या एक्सरसाइज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हाइजीन बात है। और ये फिनोमेना एक और डिजीज में भी होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा में जो लोग, जिन लोगों को होता है वो जब नहाते हैं तो उनको ये सेंसरी चीज, सेंसरी उनकी ना जो सिमुलेशन है, जो दे फील दिस पेन ऑन देयर स्किन। तो ये इसी तरह का फिनोमेना पॉलीसाइथीमिया में होता है जब वो नहाते हैं, ठीक है। तो अगेन ये लिखिए बात, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स, के एपिसोड में ये सब कुछ होगा, फिर ठीक हो जाएगा बंदा, फिर 6-8 महीने बाद होगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसको पकड़ने के लिए हिस्ट्री में। अब फाइंडिंग्स क्या होंगी?
फाइंडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है। ये आप वेंट्रिकल्स हैं, एंड बिल्कुल पैरेलल टू द वेंट्रिकल्स यू कैन अप्रिशिएट दीज वाइड एरियाज, दीज प्लेक्स. So this is something pathognomic for multiple sclerosis. And again, you'd appreciate increased IgG levels क्योंकि antibodies, autoimmune एक चीज है ये. So you would find antibodies against your own myelin basic, against your own myelin, plus you would find myelin basic protein. माइलिन को जब आप तोड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, इट विल रिलीज माइलिन बेसिक प्रोटीन, तो उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे सीएसएफ में. देन यू वुड फाइंड ओलिगोक्लोनल बैंड्स, दे एड इन डायग्नोसिस. ओलिगोक्लोनल बैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली आप सीएसएफ जब उसका लंबर पंक्चर करेंगे, यू विल सेंड इट फॉर इन द लैब, इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर उसका दे विल चेक के इसके कंटेंट्स क्या हैं. तो वो कंटेंट्स चेक करके देखिए कि इसमें प्रोटीन कौन सी आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, तो उसमें खास ओलिगोक्लोनल बैंड का पैटर्न आता है. तो ये आपको तस्वीर सेंड की, इस तरह से नजर आता है ये कुछ. एक सेकेंड. ये दिस हाउ ओलिगोक्लोनल बैंड्स लुक लाइक. ठीक है. तो जैसे ये अब नॉर्मल और नॉर्मल, तो ये बैंड्स. अब आपको, आप स्टेप वन के लेवल पे यू डोंट हैव टू बी एबल टू रीड दीज बैंड्स, बस ये एक डायग्नोस्टिक वैल्यू रखते हैं ओलिगोक्लोनल बैंड्स. ठीक है. ये ताकि पता हो कि है चीज क्या, ताकि सिनेरियो में लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कोई नई चीज आ गई. बाकी MRI इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. इसके MRI के ऊपर यू विल फाइंड दीज प्लेक्स, these periventricular plaques. Yeah, these are the areas of oligodendrocyte loss. You can हमने देखा, they are destroyed. And areas of reactive gliosis. reactive gliosis में हमने बात की थी फिजियोलॉजी में कि यहाँ पे एस्ट्रोसाइट की हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया हो जाता है. ठीक है. there be multiple white matter lesions disseminated in space and time. इसमें मुराद ये कि डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट इंटरवल्स पे दे बी lesions. वो हमने देखा कि बॉडी हेड से लेके टो तक जहाँ जाऊंगी वैसे वैसे सिम्टम्स आएंगे. ऑफ्थेल्मिक कौन से हैं, स्पाइनल कोड कौन से हैं, स्पीच के कौन से सिम्टम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल कौन से, तो ये सब इसके अंदर होगा. ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट द लेवल ऑफ स्टेप वन. मैंने यूवर्ल्ड के अंदर करीब ट्रीटमेंट के हवाले से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ना होने के बराबर सवाल देखे. मैंने कोई सवाल नहीं यूवर्ल्ड में देखा जिसमें उन्हें MS की ट्रीटमेंट पूछी, बट सिंस इट्स मेंशन इन फर्स्ट इट वी हैव टू गो थ्रू इट. तो you basically use drugs to suppress your immune system. So these are basically beta interferons, glatiramer, natalizumab. ठीक है. acute flare अगर हो, जैसे acute episode आए, तो you treat it with steroids, IV steroids. ठीक है. और जो बाकी symptomatic treatment है, अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो you give मस्करिनिक एंटागनिस्ट, एंटी मस्करिनिक्स देते हैं ताकि ब्लैडर जो है वो इनकॉन्टिनेंस ना हो, या यू कैन यूज बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन. इसी तरह स्पास्टिसिटी कंट्रोल करने के लिए ये मसल रिलैक्सेंट, बैक्लोफिन, गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये आप यूज कर सकते हैं. एंड लास्टली पेन के लिए ये यूज TCAs एंड एंटी कन्वल्सेंट्स वगैरह. तो अगेन ट्रीटमेंट नॉट वेरी हाई यील्ड. हाई यील्ड क्या है इसमें? आपको डायग्नोज करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन पता हो, और ये प्लेक्स ये आपको देखना आना चाहिए. दिस इज ऑल नीड टू नो अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इसी तरह से फिर कुछ और डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, एंड वन देम इज ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम. अब ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम में क्या होता है? अ, याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए ना बॉडी में, ऑस्मोलैलिटी शिफ्ट हो जाए, आपकी ब्लड की ऑस्मोलैलिटी प्लाज्मा की चेंज हो जाए, तो वी नेवर करेक्ट इट सडनली. हम उसको बड़े आस्ता आस्ता से ठीक करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज सडन करेक्शन और सडन चेंज ऑफ ऑस्मोलैलिटी कैन कॉज डैमेज टू द ब्रेन. तो वो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है. तो मैं आपके साथ बड़ी सिंपल सी एक शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कि ये होता कैसे. यू जस्ट नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. बस आपको बाकी सारी खुद पता चल जाएगी कि कैसे होता है. तो I've shared the whiteboard.
अच्छा, here we are, for example, um, for example, this is, फर्ज करें कि ये this is the CNS tissue, ठीक है, and similarly here we've got blood. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी ऑस्मोलैरिटी है, योर ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को सिंपली आपको समझाऊं तो इट इज बेसिकली द बैलेंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, ठीक है। तो नॉर्मली ऑस्मोलैरिटी जो है इट इज इक्विलिब्रेटेड, दोनों तरफ एक जैसी होती है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर सम रीजन मैं कहता हूं कि ब्लड, दिस इज, लेबल कर देता हूँ, दिस इज ब्लड एंड दिस इज योर CNS। अब फॉर सम रीजन मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को मैं कहता हूँ कि हाइपरनेट्रीमिया हो गया, ज्यादा हो गया है सोडियम इसमें, ठीक है, इंक्रीज सोडियम, तो ऑस्मोलैरिटी जो है इधर इंक्रीज हो गई है, ऑस्मोलैरिटी इज नाउ इंक्रीज्ड। अब विद टाइम क्या होगा कि ये इक्विलिब्रिएट कर जाएगी, तो सोडियम यहाँ भी ज्यादा हो जाएगा, CNS में भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की मैं मिसाल ले रहा हूँ एज इलेक्ट्रोलाइट से एक्सप्लेन करने के लिए ऑस्मोलैरिटी का फर्क। तो अब CNS के अंदर भी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी है। अब ये पेशेंट मेरे पास आता है और मैं देता हूँ उसको हाइपरनेट्रीमिया एंड आई ट्राई टू करेक्ट दिस हाइपरनेट्रीमिया। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका हाइपरनेट्रीमिया ठीक कर देता हूँ और इसका सोडियम वापस नॉर्मल, सोडियम इसका नॉर्मल हो जाता है और इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो अब नॉर्मल पर आ गई है। तो अब आप देखें ऑस्मोलैरिटी का फर्क, CNS के अंदर ऑस्मोलैरिटी अभी भी ज्यादा है, अभी इक्विलिब्रिएट इतनी जल्दी नहीं हुई। ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपने बिल्कुल ठीक कर दी है, तो ये एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया CNS वाला, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये ब्लड की कंसंट्रेशन कम है। तो आपको क्या लगता है वाटर जो है वो कहाँ को मूव करेगा, वो ब्लड से CNS में जाएगा क्या CNS से ब्लड में आएगा? Let me know in the chat section. यस, क्योंकि अब ये ऑस्मोसिस है कि फ्लूइड ब्लड वाटर ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल टू एरिया ऑफ ग्रेटर सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो इससे CNS के अंदर एडीमा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसको रिवर्स करते हैं, तो आपने जब एकदम से ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप की है, हाई टू लो करेक्ट किया आपने, तो CNS में एडीमा हो गया। अब हम लो टू हाई करके देखते हैं उसमें क्या होगा। लो टू हाई करने में बिल्कुल ऑपोजिट होगा, मतलब अगर यहाँ पे किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया था, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज कम थी, ऑस्मोलैरिटी कम थी, तो यहाँ पे भी कम थी। आपने उसका हाइपोग्लाइसीमिया एकदम से करेक्ट कर दिया, यहाँ पे ग्लूकोज ही ग्लूकोज होगी। अब वाटर यहाँ से CNS से सारा बैक इनटू ब्लड आएगा, इससे देयर इज पोंटाइन डेथ ड्यू टू दिस, क्योंकि पोंटाइन के अंदर सवियर डीमाइलिनेशन हो जाती है इस वजह से। तो ये है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन जो पॉन्स में होती है, और प्रेजेंटेशन क्या होती है वो भी हम देखते हैं, लॉक्ड इन सिंड्रोम वाली प्रेजेंटेशन होती है। तो लेट्स सी कि ये यहाँ पे अब क्या बात हो रही है। तो ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, massive axonal demyelination in pontine white matter secondary to rapid osmotic changes, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आइट्रोजेनिक होता है ये, करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, आप हाइपोनेट्रीमिया क्रिएट कर रहे थे, या इवन आप हाइपोग्लाइसीमिया, कोई भी ऑस्मोलाइट आप जब रैपिडली करेक्ट करेंगे
तो हमें आपको मैकेनिज्म बताया कि कैसे उससे इट विल कॉज डीमाइलिनेशन, कैसे वो सारा वाटर जो है उससे निकल आएगा। तो प्रेजेंटेशन है एक्यूट पैरालिसिस, डिसआर्थरिया, डिस्फेगिया, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यू गेट लॉक्ड इन सिंड्रोम। ठीक है, लॉक्ड इन सिंड्रोम हमने आगे बेजलर आर्टरी के स्ट्रोक में भी पढ़ा था। तो इसमें पेशेंट सिर्फ अपनी आंखें, वो भी सिर्फ वर्टिकल गेज होती है उसकी, और कुछ नहीं होता। तो अगेन ये इसने बड़ा अच्छा तरीका बताया हुआ है याद रखने का कि फ्रॉम लो टू हाई, अगर आप ऑस्मोलिटी लो से हाई लेके जाएंगे योर पोन्स विल डाई, जैसे कि इसमें हुआ। एंड फ्रॉम हाई टू लो योर ब्रेन्स विल ब्लो। तो ये वही मैंने जो बात आपको एक्सप्लेन की। अ, आप अगर ऑस्मोलैरिटी एकदम से हाई है उसको लो करेंगे तो इट विल कॉज ब्रेन एडीमा। ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, जीबीएस। ठीक है, इसकी सबसे कॉमन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिन पोलिनeuropathy है। इसकी सबसे कॉमन टाइप है जीबीएस, गुआन बरे सिंड्रोम। ठीक है, गुआन बरे सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अगेन ऑटो इम्यूनिटी के जैसा ही होता है। अपने ही जो इम्यून सेल्स हैं दे डिस्ट्रॉय द माइलिन, लेकिन इन दिस केस दे कैन डिस्ट्रॉय माइलिन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि आपको पता है श्वान सेल से होती है। तो श्वान सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, एंटी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, which is causing गुआनबेरी। ठीक है, अब लेट अस सी कि इसमें क्या मेंशन किया है। So, autoimmune condition that destroys Schwann cells via inflammation and demyelination of motor fibers, sensory fibers, peripheral nerves। आपको याद होगा सारी जो क्रेन नर्व्स हैं 3 to 12 तक जो हैं श्वान सेल से डीमाइलिनेट होती हैं, 1 और 2 ओलिगोडेंड्रोसाइट से। अगेन इसमें भी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ये सब होता है। एंड इसकी कुछ एसोसिएशंस हैं कुछ इन्फेक्शन के साथ। कोई हिस्ट्री में आपको मिल जाता है कैंपाइलोबैक्टर, कोई इसको इन्फेक्शन हुआ था या कुछ वायरस से, बस लेकिन कोई डेफिनेटिव कोई लिंक नहीं है, कॉजल लिंक नहीं है कोई बीच में, बस आपकी एक एसोसिएशन है। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होगी, याद रखिएगा, देयर बी सिमेट्रिक असेंडिंग मसल पैरालिसिस विद डिप्रेस डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी। एंड ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन यही होनी है, सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस विद एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये आपने याद रखना है। बाकी पैरालिसिस फिर एक्सटेंड करता है, आते 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 इट विल अकर इन द फेस एज वेल, और रेस्पिरेटरी फेलियर अगर तक बात भी पहुंच सकती है, बिकॉज अगर अब रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो गया इट विल कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसलिए इसमें मेजर जो ट्रीटमेंट में मेजर चीज जो देखनी होती है वो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देखनी होती है। ठीक है, बाकी देयर आर सम रैंडम सिम्टम्स ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सिनेरियो में, आपने फोकस असेंडिंग पैरालिसिस पे करना है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये रैंडम से हैं, जैसे कार्डियक इरेगुलेटरी, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये कोई चीजें मतलब पैथोग्नोमिक नहीं है इसके लिए। ठीक है, नाउ हाउ डू यू, और आप इसके लिए क्या करते हैं, एक तो डायग्नोसिस आपका क्लिनिकल होगा, rather than that you will find increased CSF protein and normal cell count। इस फिनोमेना को कहते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। अब ये लफ्ज है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक, एल्ब्यूमिन एक चीज यानी प्रोटीन, साइटोलॉजिक यानी सेल्स। नॉर्मली जब सीएनएस में कोई इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस, तो प्रोटीन भी बढ़ती है सीएसएफ में, और सेल्स भी या न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं या लिम्फोसाइट बढ़ते हैं। इसके अंदर प्रोटीन तो बढ़ती है लेकिन कोई सेल्स नहीं बढ़ते हैं। तो दिस इज एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, जो कि जीबीएस के अंदर होती है। ठीक है, जीबीएस के अंदर होती है। बाकी अगेन एज आई सेड, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज एसेंशियल, वो क्रिटिकल है, उसका बहुत ख्याल रखना होता है। तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज क्लिनिकल अंटिल रिकवरी। आप ट्रीटमेंट कैसे कहते हैं, यू कैन यूज प्लाज्मा एक्सचेंज और आईवी इम्यूनोग्लोबुलेंस। बाकी देयर इज नो रोल फॉर शॉट। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट जीबीएस। नेक्स्ट है एक्यूट डिससेमिनेटेड पोस्ट इन्फेक्शियस एंसेफेलोमाइटिस। मैं ये बहुत ही लो यील्ड टॉपिक है। आई हैव सीन नो एमसीक्यूज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक बिकॉज प्रेजेंटेशन बहुत ही ना, इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, को खास प्रेजेंटेशन नहीं। अगेन इसमें भी देयर इज गोना बी इन्फ्लेमेशन एंड डीमाइलिनेशन
आफ्टर सम इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई वैक्सीनेशन हुई होगी उसकी, उससे कुछ दिनों बाद उसको प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें उसने लिखा मल्टीफोकल, तो कोई कोई स्पेसिफाई नहीं उसने कुछ किया, कोई इसके लिए कोई पैथोग्नोमिक चीज नहीं उसने बताई। ऑर्डर मेंडल, इसलिए इसके कोई सवाल भी नहीं मुझे नजर आए, ना ही एनबीएमई में नजर आए, ना ही यू वर्ल्ड के अंदर नजर आए, तो लो यील्ड टॉपिक। नेक्स्ट इज सीएमटी, शारकोट मेरी-टूथ डिजीज। ये भी डीमाइलिनेटेड ऑर्डर है, और ये मैं कहूंगा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस हैज समथिंग टू डू विद योर जेनेटिक्स। दिस रन्स इन द फैमिली, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी। एंड इट इट इज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव हेरिडिटरी नर्व डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें इसमें मसला क्या होता है, आप माइलिन सही से बना ही नहीं पाते। जो प्रोटीन चाहिए माइलिन के लिए, you cannot form them properly. So there is defective production of proteins involved in structure and function of peripheral nerves or the myelin sheath. This important thing about this autosomal dominant है, और जो इसकी पहचानने की चीज है, जो इसके लिए पैथोग्नोमिक है, the way you are gonna identify this disorder is with the foot symptoms. पैरों में कुछ चीजें नजर आएंगी आपको, फुट डिफॉर्मिटीज नजर आएंगी, दो, पेस्केवस और हैमरटो। पेस्केमस और हैमरटो अब कैसा नजर आता है, ये मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड जब लीजन्स पढ़ाई थी ना, उसमें आपको मैंने फ्रेडरिक्स एटेक्सिया दिखाया था। फ्रेडरिक्स एटेक्सिया के अंदर भी ऐसा ही होता है पैर। तो ये देखें, ये फ्रेडरिक्स एटेक्सिया है, इसका पैर और से देखें आप, ये, सो दिस इज पेस्केवस हाई आर्च, पैर की आर्च देखें कितनी हाई है, एन हैमरटो। यही फाइंडिंग्स आपको अगर मिल रही हो, तो ये आपको डायग्नोसिस के करीब लेके जाएगी। और ये दिस इज समथिंग विच इज पैथोग्नोमिक फॉर सी फॉर सीएमटी, शार्कोट मैरी-टूथ डिजीज। ठीक है, बाकी जीन इन्वॉल्व कौन सी है, दैट इज योर पीएमपी डबल टू जीन। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएनकेफेलोपैथी, more commonly known as PML। PML, ठीक है, ये PML, इट इज रिलेटेड टू जेसी वायरस। ये आप माइक्रो में जब रिवाइज करेंगे वहां बेहतर डिटेल में बताएगा, ये जेसी वायरस की रीएक्टिवेशन से होता है। ठीक है, दिस इट इज सेकेंडरी टू रीएक्टिवेशन ऑफ जेसी वायरस। अगेन इसमें भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके डीमाइलेशन होती है सीएनएस में, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट विच इज सेकेंडरी टू रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट जेसी वायरस। ठीक है, एसोसिएशन विद, बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद सेवियर इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन के अंदर ही जेसी वायरस एक्टिवेट होगा, रीएक्टिवेट, अदरवाइज नहीं होता। तो इम्यूनोसप्रेस स्टेट्स आपने देखनी है हिस्ट्री में, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, एड्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज्यादा जो आपको सिनेरियो में नजर आएंगे ना, इस इन सब इम्यूनोसप्रेस स्टेट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टॉप पे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर किसी को कोई सीएनएस सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि कोई मल्टीफोकल सीएनएस इन्वॉल्व सिम्टम अनएक्सप्लेन्ड, तो ये सोच सकते हैं, यू शुड थिंक ऑफ पीएमएल। ठीक है, सिमिलरली एड्स, ये याद रखिएगा, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है। अगेन रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है एंड लीड्स टू डेथ, ज्यादा इन्वॉल्व करता है पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स को, बस ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और आपको पता ही हो कि द जेसी वायरस इज कॉजिंग इट एंड अकर्स इन द immunocompromised, immunosuppressed states. फिर there are some random disorders जिनको फर्स्ट एड ने भी तौफीक नहीं की ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, because they are not very important and I haven't seen, except for Krabbe disease, I haven't seen any MCQs from the other two. Krabbe disease and lysosomal disorder that is discussed more greater detail in biochemistry portion. So this is it about the demyelinating disorders. Again,
इसमें अगर यील्ड के हिसाब से बात करें, जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं, सबसे टॉप पे आपको जीबीएस पता हो, देन ऑस्मोटिक डिमैलिनेशन, एंड देन सीएमटी। ये जो है तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी की इतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स का। अब न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ दीज कोई ना कोई क्यूटेनियस इन मैनिफेस्टेशन होती है, कोई स्किन के ऊपर कोई ना कोई चेंज होता है, प्लस कोई ट्यूमर। तो सिंड्रोम्स हैं ये सारे, कलेक्शन ऑफ इसमें जो है ना चीजें होती हैं, किसी में कोई ट्यूमर है, किसी में कोई ट्यूमर है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से वाले की, मेरे को किस तरह से रिकग्नाइज करना है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद आवर फर्स्ट न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर, सारे, और ये मैं बता दूं, ऑल ऑफ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है ये। और ये इसके सवाल आपको सिर्फ सीएनएस में नहीं आएंगे, इसके सवाल आपको बाकी सिस्टम्स में भी आएंगे, क्योंकि मल्टी मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है इन सिंड्रोम की। तो सबसे पहला है स्ट्रेच वेबर। स्ट्रेच वेबर, तो जस्ट सेकेंड प्लीज। स्ट्रेच वेबर सिंड्रोम, सारे के सारे जो है ना यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर जो यहाँ लिखे हुए हैं, सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, इसको छोड़ के। ये नॉन हेरिडिटरी है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट रन्स इन द फैमिली, नॉन हेरिडिटरी है ये, ठीक है। होता क्या है, आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल के जितने डेरिवेटिव्स हैं उनमें कोई मसला होता है, हम देखेंगे अभी क्या क्या आगे मसला है, ठीक है। एंड देर इज सोमेटिक मोशेइज्म ऑफ द एन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन। ये मैं बताता हूँ क्या चीज है। मसला आपकी जीन एक जीन के साथ है, ठीक है। देर इज म्यूटेशन इन वन कॉपी ऑफ जीन एक। अब मोशेइज्म क्या होता है? मोशेइज्म ये होता है कि आपकी सारे सेल्स की जीन एक नहीं खराब, आधे सेल्स की जीन एक ठीक है, आधे सेल्स की जीन एक खराब है। इस तरह जैसे होता है ना डाउन्स का मोज़ेक, डाउन सिंड्रोम में कुछ लोगों में, कुछ लोगों के जो है मोज़ेक होते हैं। वो मोज़ेक से मुराद ये कि उनको डाउन सिंड्रोम नहीं होता, लेकिन उनके कुछ सेल्स के अंदर 20 जो फर्न क्रोमोसोम है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है, सारे सेल्स में नहीं, आधे सेल्स में। तो ये मोशेइज्म होता है, इसलिए यहाँ पे भी मोशेइज्म का फिनोमेना है कि आधे सेल्स की जीन है खराब है। तो अब आपने इसको पहचानना कैसे? इसकी जो सबसे पहचानने की जो सबसे मतलब टॉप की चीज़ें जो आपने देख के समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेच वेबर की बात हो रही है, वो इसका खास स्टेन है जिसको हम कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस इज पोर्ट वाइन। ये पोर्ट वाइन ऐसी दिखती है, और ये जो स्टेन है इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक तस्वीर ये भी है, लेकिन जो बेहतर तस्वीर है वो फर्स्ट एड के अंदर है। लेट मी शो इट टू यू। ये फिगर ए में आपको नजर आ रहा है बच्ची के, और ये सिर्फ ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएगा आपको, क्रेन ऑफ 5। तो एक ये इसके लिए पैथोग्नोमिक है, ये पोर्ट वाइन स्टेन है स्किन के ऊपर। तो ये उसकी क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन एक ही है। और आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? देन यूर गोना गेट उसी साइड पे, जिस साइड पे ये होगा ना स्टेन, उसी साइड पे आपको सीएनएस के अंदर मतलब आपकी ट्यूमर्स मिलेंगे आपको। कौन से ट्यूमर्स? एक तो हमने देख लेना है कि पोर्ट वाइनस्टेन मिलने हैं आपको, ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन। कहाँ पे मिलेगा? स्क्रीन ऑफ 5 की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। और उसी साइड पे यू वुड गेट लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा विद कैल्सिफिकेशन। अब लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा से मुराद है, लेप्टोमेनिंजिस का मतलब है योर पिया मैटर, योर एरेक्नोइड मैटर, इनको कलेक्टिवली लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। तो इस लेप्टोमेनिंजिस में देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ एंजियोमास। Angiomas are tumors which are comprised of blood vessels. Angio means blood vessel, oma means tumor. तो एंजियोमास मिलेंगे लेकिन कैल्सिफाइड, उसी साइड पे जिस साइड पे स्टेन होगा। तो वो कैसे नजर आते हैं? वो ऐसे नजर आते हैं। तो ये पिक्चर बी के अंदर यू कैन अप्रिशिएट दीज वाइट एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन, दीज आर लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमास। दो चीजें होगी लास्टली, चूंकि एंजियोमास बने हैं जहां पे दे विल कॉज इरिटेशन विच विल कॉज सीजर्स, एपिलेप्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सब में ही है तकरीबन, इन सब के अंदर है। बाकी यू यू कैन ऑल्सो गेट एपीस्क्लेरल हेमेंजियोमा। स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ योर आई, तो वहां पे अगर देर इज एन हेमेंजियोमा
दैट विल कॉज इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर और अर्ली ऑनसेट ग्लोकोमा। ये बड़ी हाई शील्ड इसकी चीज़ है। इसमें ग्लोकोमा क्यों होता है? तो पहले तो हम देखते हैं कि ये नज़र कैसा आता है। दिस इज हेमेंजियोमा, एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा। देख सकते हैं इसकी ब्लड वेसल्स कितनी प्रोलिफरेट हुई है वाइट एरिया में। इसमें हेमेंजियोमा भी नजर आ रहा है, एपिस्क्लेरल, और पोर्ट वाइनस्टेन भी नजर आ रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्ट्रज वेबर। तो स्ट्रज वेबर की क्या बातें आपको हाइजील बताई? एक तो नॉन हेरिडिटरी है, जीन एक्यू का मसला है, मोशाइज्म है, पोर्ट वाइनस्टेन आ रहा है, उसी साइड पे लेप्टोमेनिंजल ट्यूमर है, और आंख के अंदर एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा की वजह से अर्ली ऑनसेट ग्लॉकोमा होता है। दिस इज इट। ठीक है, तो ये मतलब याद रखने, ये इसमें मोस्टली मेमोराइजेशन है। बस अब बुलेट्स बनाएं, टेबल बनाएं, उसको रोज रिव्यू करें, ये भूल जाते हैं, ये बड़ा वॉलेटाइल है। उसको याद रखने का तरीका ये कि आपने ये चीजें, बट अगेन कोई एक आधी चीज जरूर रखें जो उसी के लिए हो स्पेसिफिक। जैसे पोर्ट वाइनस्टेन तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये स्ट्रेच वेबर में ही आएगा। तो लेट्स मूव अहेड। ये इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेच वेबर का, लंबा नाम है एनसेफेलोट्राइजेमिनल एंजियोमेटोसिस। तो ये आपको याद रखने की खास जरूरत नहीं है। एनीवेज, स्ट्रेच वेबर ही काफी है। नेक्स्ट इज ट्यूबरस सेक्लेरोसिस। ट्यूबरस सेक्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स के अंदर देर इज, अगेन मैंने आपको बताया कि पहला छोड़ के सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एंड देयर इज गोना बी वेरिएबल एक्सप्रेशन। ये क्या चीज होती है वेरिएबल एक्सप्रेशन? वे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना डिजीजेस का, चार पांच छह चीजें हो रही हैं, हम देखेंगे क्या क्या हो रही हैं। अब वेरिएबल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये डिजीज हर पर्सन में मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट करेगी। किसी में कोई सेट ऑफ सिम्टम्स होगा, किसी में कोई सेट ऑफ सिम्टम्स होगा, हर किसी में फर्क तरह से प्रेजेंटेशन होगी। इसके ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट पेनिट्रेंस का। कंप्लीट पेनिट्रेंस में होता है कि डिजीज पूरी की पूरी मैनिफेस्ट करती है, उसका फिनोटाइप सब में सेम होता है, सब जो भी पेशेंट्स हैं। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी में ऐसा नहीं होता, किसी में दो सिम्टम होंगे, किसी में चार होंगे, किसी में एक होगा। तो मसला क्या हो रहा है? रिमेंबर, इसमें आपने याद रखनी है ये जीन याद रखनी है। इसके पहले में जीन एक थी, इसमें जीन है TSC1 TSC2। TSC1 ऑन क्रोमोसोम 9, TSC2 ऑन क्रोमोसोम 16। TSC1 एनकोडिंग फॉर हेमार्टिन, TSC2 एनकोडिंग फॉर ट्यूबरिन। ये जरूर याद रखिएगा, इसमें से बनते हैं MCQs, यू वर्ल्ड में आते हैं, यू वर्ल्ड में बायोकेमिस्ट्री में, इवन ये जेनेटिक्स में से ये आ जाते हैं। अब इसमें होगा क्या क्या? सबसे पहले हेमाटोमास इन CNS एंड स्किन। हेमाटोमा कहते हैं कलेक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल स्पेस। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू एट एबनॉर्मल स्पेस। जैसे कि अगर GIT में गैस्ट्रिक सेल्स हैं, वो गैस्ट्रिक सेल अगर स्किन में हो किसी के, तो वो हेमाटोमा है। वो है तो नॉर्मल टिश्यू लेकिन एट एन एबनॉर्मल स्पेस। तो ये यू विल गेट हेमाटोमास इन दिस। स्किन की मैनिफेस्टेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोज आर एंजियोफाइब्रोमास। तो ये हैं एंजियोफाइब्रोमास। दिस, ये पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इस बंदी के ऊपर ये डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं ऑन द फेस, इन द नोज। तो ये एंजियोफाइब्रोमास, दे आर समथिंग, जैसे जैसे मैंने कहा था पोर्ट वाइनस्टेन स्ट्रेच वेबर में, एंजियोफाइब्रोमास ट्यूबरस एक्रोसिस कॉम्प्लेक्स में याद रखना। ठीक है, तो हेमाटोमास इन स्किन, एंजियोफाइब्रोमास। फिर माइटल रिगर्जिटेशन, हार्ट की कुछ चीजें मिलेंगी आपको, माइटल रिगर्ज एंड कार्डिक रैप्डोमायोमास। आप CVS के जाके खोलें, CVS की पैथोलॉजी की एंड पे ना ट्यूमर्स दिए हुए हैं हार्ट के। दो ही ट्यूमर है हार्ट के, एट एट्रियल मिक्सोमा है, और दूसरा कार्डिक रैप्डोमायोमा है। तो ये याद रखिएगा, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद, ये इसके अंदर मिलेगा आपको ट्यूबरस सिक्रोसिस के अंदर। तो हार्ट के जो है ना MCQ करते हुए भी आपको ये मिल सकता है वहां पे, बल्कि हैं भी सवाल इसके मिलेंगे आपको उसके अंदर। और तब बंदा सोचता है कि ये क्या चीज कहाँ से आ गई, तो ये CNS की चीज है जो वो हार्ट में आपको पूछ लेते हैं। बाकी अगेन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन तकरीबन सब में ही है। देन रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, ये इसमें, और शेग्रीन पैचेस, ये दो क्या चीजें हैं? पहले देते हैं रीनल एंजियोमायोलाइपोमा। लफ्ज को तोड़ें तो उसी में उसका जवाब है। रीनल का मतलब है किडनी,
एंजियोमायोलाइपोमा, ओमा एंड पर आ रहा है तो ट्यूमर है। अब ट्यूमर के अंदर एंजियो पार्ट भी है, मायो पार्ट भी है, लाइपो पार्ट भी है। एंजियो का मतलब इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, मायो का मतलब इसमें मसल्स भी होंगे, और लाइपोमा, लाइपो का मतलब इसमें फैट भी होगा, फैट सेल्स भी होंगे। तो इसको रिकग्नाइज करना बड़ा आसान है हिस्टोलॉजी देख के। ये आप बल्कि मैंने शायद शेयर भी कोई की हुई है, यहाँ पे भी थी मिस, मैंने कोई शेयर की है कि नहीं। नहीं मैंने नहीं शेयर की हुई, सॉरी। मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट एड में भी दी हुई है लेकिन वो इतनी वो अच्छी नहीं है। अच्छा जी। दिस इज व्हाट एंजियोमायोलाइपोमा लुक्स लाइक। तो आप देख सकते हैं इसमें फैट सेल्स भी हैं, इसमें मसल्स भी हैं, मसल फाइबर, स्मूथ मसल्स, मायोपार्ट भी हो गया, और इसमें आपको ये ब्लड वेसल भी नजर आ रही है। तो ये तीनों अगर एक ही ट्यूमर में हो, और वो हो भी किडनी के अंदर, तो एंजियोमायोलाइपोमा किसी में मिल जाए तो आप सोचें इसको ट्यूबरस सिक्रोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही दिखाया हुआ है अगेन। इसको जूम इन करके देखिए अगर। दिस इज एन एंजियोमायोलाइपोमा। You can appreciate that this is the fatty part। ये आपके फिर ब्लड वेसल्स रेड में नजर आ रही हैं, एंजियो पार्ट, एंड देन कोर्स द मस्कुलर पार्ट, दीज मसल्स, वर्ल्स ऑफ मसल्स। तो दिस इज व्हाट इज सीन इन एंजियोमायोलाइपोमा। अच्छा जी, वेर वर वी। अच्छा एक चीज तो मैं स्किप ही कर गया, एशली स्पॉट्स। एशली स्पॉट्स एंजियोफाइब्रोमास, इसकी दो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस हैं। अब एशली स्पॉट्स कैसे, बस एक एरिया ऑफ डिस्कलरेशन होता है, बल्कि तीन मैनिफेस्टेशन है इसकी स्किन की। एंजियोफाइब्रोमास, एशली स्पॉट्स और शग्रीन पैचेस। तो तीनों रिकग्नाइज करना बड़ा आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस देयर वुड बी एन एरिया ऑफ डिस्कलरेशन, ये देखें ये एक एशली स्पॉट है। तो मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से इस बच्चे के ऊपर भी एशली स्पॉट है। ये अब ये शग्रीन पैच है। शग्रीन पैच ये होता है कि वो डिसकलर्ड तो होता है, रेज्ड भी होता है ऊपर से। ये रेज्ड नहीं, ये फ्लैट है एश लीफ स्पॉट। ये शग्रीन पैच रेज्ड भी होता है ऊपर से। अगेन ये एक शग्रीन पैच है, लगता है कि वो स्किन इसमें है ना जली हुई है। ये बड़ा क्लियर शग्रीन पैच नजर आ रहा है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ठीक है। तो एंड पे दोबारा इसको कर दिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, TSC1 TSC2। जीन्स का मसला है क्रोमोसोम 9 और 16 पे। मिलेगा क्या क्या आपको, क्यूटेनियस एंजियोफाइब्रोमास मिलेंगे, एशलीफ स्पॉट्स, शग्रीन पैचेस। बाकी हार्ट में आपको रेब्डोमायोमा, माइटरी गज, किडनी के अंदर रीनल एंजियोमायोलाइपोमा। ठीक है। और यू कैन गेट इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ एसोसाइटोमास एज वेल, जायंट सेल एसोसाइटोमास एंड अंगुअल फाइब्रोमास। हम बात करेंगे इसके ऊपर एसोसाइटोमास में आगे जब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की दो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2। दोनों ऑटोसोम डोमिनेंट हैं। टाइप 1 में NF1 का मसला है क्रोमोसोम 17 पर। टाइप 2 में NF2 का मसला है क्रोमोसोम 22 पे। ठीक है।
अब क्या मैनिफेस्टेशंस होंगी? सबसे पहले तो कैफे ओले स्पॉट्स, ये इसके लिए पैथोग्नोमिक है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 के लिए कैफे ओले स्पॉट्स कैसे नजर आते हैं? अगेन एरिया ऑफ डिस्कलरेशन होगा, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज अ कैफे ओले स्पॉट। और साथ बॉडी पे छोटे 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 ट्यूमर्स बने हुए हैं, ये देखें इसके भी ऊपर भी बने हुए हैं छोटे 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 पूरी बॉडी पर। तो दीज आर बेसिकली दीज आर क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, कैफे ओले स्पॉट्स और क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने को बताया करीब सब में ही होगी, लेकिन स्किन पे अब देखने में क्या क्या नजर, आपका फे ओ ले आ गया, क्यूटेनियस आ गया, एंड लिश नोड्यूल्स। ये आइरिस के अंदर ना ब्राउन ब्राउन डॉट्स बने होते हैं, ये दीज आर लिश नोड्यूल्स। मेरे पास भी कुछ तस्वीरें हैं। सो दीज आर क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, ये, and this is a cafe au lait spots, these are cafe au lait spots, this is how they look like। ठीक है। अदर देन दैट आपको और क्या मिल सकता है इसके अंदर? ऑप्टिक ग्लियोमास, ऑप्टिक नर्व के ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फियोक्रोमोसाइटोमास। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी अगेन सीजर्स, फोकल न्यूरॉन साइंस, ये चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। याद रखने की चीजें यही, कैफे ओले स्पॉट्स, क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये 3 4 चीजें याद रखने वाली हैं। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 पहचानना बहुत आसान है। इसके अंदर देर जो मेन चीज आपने याद रखनी है वो है बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमास। वेस्टिबुलर नर्व क्रेनियन नर्व है, एट क्रेनियन नर्व है, आपको एट क्रेनियन नर्व है चूंकि, तो इसलिए इसकी माइलिनेशन श्वान सेल से होती है। तो अगर इसकी श्वान सेल का ट्यूमर बन जाए, दैट इज कॉल्ड अ वेस्टिबुलर श्वानोमा इन विच देयर इज सेंसरी न्यूरियल, पेनलेस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और अगर बायलैटरल हो रहा हो, फिर आपने समझ लेना न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 2 है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 है फिर ये, इफ इट इज बायलैटरल। तो ये इसकी हाई मेन चीज ये है इसकी। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इक्वल, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट पे है VHL। VHL के बारे में आपने पढ़ा होगा रीनल अपने सिस्टम के अंदर, वॉन हिप्पोलिंडाउ सिंड्रोम, अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्रोमोसोम 3 का मसला है ऑफ द VHL जीन। ठीक है। एंड अब इसके अंदर क्या क्या आपको नजर आएगा? हेमेंजियोब्लास्टोमास, हेमेंजियोब्लास्टोमा नाम से जाहिर है दीज आर हाईली वेस्कुलर ट्यूमर्स। तो ये आपको नजर आ रहा है इधर, ये हेमेंजियोब्लास्टोमा की हिस्टोलॉजी है। और इस पे आप देख सकते हैं छोटी कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी पिंक वाली सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो सम ट्यूमर रिच विद ब्लड वेसल्स। कहाँ पे? रेटिना में मिलेगा, ब्रेन स्टेम में मिल सकता है, सेरिबेलम में मिल सकता है, स्पाइन में मिल सकता है इवन। तो ये देखें स्पाइन के अंदर इसके ट्यूमर बने हुए हैं। अब आपने इसको पहचानना कैसे है? VHL को पहचानना में अगर आपको 2 चीजें मिल जाए ना, एक तो बायलैटरल रीनल सेल कार्सिनोमा मिल जाए और फियोक्रोमोसाइटोमास, ये दो VHL की तरफ इशारा करते हैं, खासतौर पे बायलैटरल रीनल सेल कार्सिनोमा। तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा पैथोग्नोमिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूटेनियस न्यूरोक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स। ये बायलैटरल वेस्टिबुलर श्वानोमा की तस्वीर है। हम इस पर भी थोड़ी देर तक मजीद बात करेंगे जब when we will go through the tumors। These were the neurocutaneous disorders। अब आज नेक्स्ट है ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन। ट्यूमर ऑफ द ब्रेन मैं कहूँगा कि अम, मतलब अगर आपको CNS रिवाइज करना है ना, एंड यू हैव टू गो थ्रू सम थिंग्स इन डिटेल, जल्दी से रिवीजन करनी है, तो मैं ये कहूँगा ये उनमें से है कि जिसको आप अगर बात टाइम नहीं है तो बेशक छोड़ दें। ठीक है, इस मॉडरेट ही टॉपिक है, ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा ये है कि इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें। तो मॉडरेट यील्ड के इसके सवाल हैं इशू वर्ड में, लेकिन कम सवाल हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने ज्यादा स्ट्रोक्स हैं, जितने ज्यादा आ, दो मैंने आपको बताया चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सीएनएस में। एक स्ट्रोक्स पहले नंबर पे,
दूसरे नंबर पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। ये दो तो सबसे सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आते हैं। ये दो तो बहुत अच्छी हूँ आपकी। फिर ये है कि ये टॉपिक उतना हाई शील्ड नहीं है, इसके कम सवाल हैं। तो ट्यूमर्स को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है एडल्ट्स में और चाइल्डहुड ट्यूमर्स में। अब एडल्ट्स के अंदर जो ट्यूमर हैं ये पांच आपको नजर आएंगे: ग्लियोब्लास्टोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, मेनिंजियोमा। हम देखेंगे सबको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि सबकी हिस्टोलॉजी में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसको फर्क करती है। सबसे पहले है ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर है एस्ट्रोसाइट्स का, इसीलिए जी फैप पॉजिटिव है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, सेल्स ऑफ न्यूरॉन, द सेल्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम, नर्वस टिश्यू, उसमें एस्ट्रोसाइट पढ़ाया था। एस्ट्रोसाइट जी फैप पॉजिटिव है, तो अगर कोई ट्यूमर है जी फैप पॉजिटिव है, इसका मतलब है एस्ट्रोसाइट ओरिजिन का। ठीक है। बहुत मैलिग्नेंट है और सर्वाइवल इसका 1 साल से कम है। तो और मैं अगर कहूँ एडल्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है ना, टॉप के तीन: पिट्यूटरी एडिनोमा, मेनिंजियोमा और ग्लियोब्लास्टोमा, ये तीन टॉप के इंपॉर्टेंट हैं। ओलिगो और हेमेंजियोब्लास्टोमा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन जो है ना ये बहुत अच्छे से आते हैं वहाँ। अब ये कैसे प्रेजेंट करता है? ये ज्यादा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में आता है, एंड इट कैन क्रॉस द मिड लाइन। मिड लाइन जब जब क्रॉस कर लेते हैं ना तो बटरफ्लाई अपेयरेंस आती है, उसको कहते हैं बटरफ्लाई ग्लियोमा। ठीक है। तो ये जीन इसके साथ जो रिलेटेड है EGFR एम्पलीफिकेशन है। मैं आपको ये ग्रॉस वाली चीजें पता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं ये कैसा नजर आता है बटरफ्लाई ग्लियोमा। तो ये देखिए मिड लाइन को क्रॉस किया हुआ है इसने। दिस हाउ इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई ग्लियोमा। अब इसकी हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको जिसको आपको ज्यादा हिस्टोलॉजी पे टेस्ट करेंगे वो है कि इसमें सूडो पेलिसेडिंग प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स नजर आते हैं। हम इस पर बात करते हैं क्या होता है। ये लफ्ज याद कर लें ग्लियोब्लास्टोमा के लिए: यू विल फाइंड एरियाज ऑफ नेक्रोसिस, एरियाज ऑफ हेमरेज और माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन। ये तीन चार लफ्ज नजर आ जाए किसी ट्यूमर में जो ब्रेन के अंदर है तो ग्लियोब्लास्टोमा है वो। अब सूडो पेलिसेडिंग सेल्स ये क्या है? देखें, पेलिसेड लफ्ज है इंग्लिश का। पेलिसेड का मतलब होता है कोई फेंस, लकड़ी का जो फेंस होता है। ये जो वेस्ट में घर होते हैं उन्होंने अपने लकड़ी के फेंस लगाए होते हैं, या स्टील के, मेटल के फेंस बनाए होते हैं, तो वो होता है पेलिसेड। इसी तरह से सूडो पेलिसेड सॉर्ट ऑफ अ पेलिसेड बना होता है सेल्स का, एक फेंस जो सेल्स ने बनाया होता है और जो ट्यूमर सेल्स ने बनाया होता है, और सेंटर में उसमें होता है एरिया ऑफ नेक्रोसिस। तो पहचाना बड़ा आसान है अगर आपको ने देखा हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सेंटर में नेक्रोसिस है और साइडों पे फेंस बना हुआ है इस चीज का, सेल्स का। ये फेंस बना हुआ, तो ये है सूडो पेलिसेडिंग जो पैटर्न है। ठीक है। और ये फिर आपको ब्लड वगैरह नजर आ रहा है इधर, नेक्रोसिस, ब्लड एंड सूडो पेलिसेडिंग सेल्स। तो ये दिस हाउ इट लुक्स लाइक। इसी तरह से ये एक तस्वीर है, इसके अंदर भी सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, साइडों पे सूडो पेलिसेडिंग सेल्स, ट्यूमर सेल्स। तो ये ग्लियोब्लास्टोमा की ऐसा नजर आता है। यहाँ पे फर्स्ट एड में भी देख लेते हैं उसने कैसा दिखाया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट एड में भी सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, साइडों पे सूडो पेलिसेडिंग सेल। तो ये इसकी जो है ना बज़ वर्ड है। नेक्स्ट ट्यूमर है मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा, अच्छा मेनिंजियोमा के बारे में बता दूं। मेनिंजियोमा का सभी सवाल आएगा ना कोई खातून होगी हमेशा वो मर, क्योंकि ये होता ही फीमेल्स में ज्यादा है। लफज खुद बता रहा है कि किस चीज का ट्यूमर है, मेनिंजिस का ट्यूमर है। ये एरेक्नोइड सेल से अराइज करता है। और इस ट्यूमर की जो सबसे जो बज वर्ड है ना इसके, जो ये मेनिंजियोमा ही होगा, वो है कि इट इज वेरी वेल डिफाइंड। बड़े शार्प बॉर्डर्स होते हैं इसके। ये इसके लिए बहुत हाई, इसकी हाई चीज है कि इसके बड़े शार्प बॉर्डर्स होते हैं।
बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, बड़ा वेल डिफाइन। ऐसा नहीं होता कि ब्रेन टिश्यू के साथ मिक्स हो रहा हो या कोई ग्रे एरिया हो। ये बिल्कुल इसकी बड़ा वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं इसके ट्यूमर के। और चूंकि मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी एक्सटेंड करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी मिल सकता है। और स्पाइनल कॉर्ड में अगर मेनिंजोमा बन जाए तो वहां पे जो स्पाइनल रूट्स वहां करी होंगी ना, वहां से उनकी कंप्रेशन करता है, तो वो फोकल वहां पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट करता है, पैरालिसिस या फिर पेन वगैरह के। ठीक है। और तो ये हम बात कर रहे थे कि कॉमन टिपिकल फीमेल्स में ज्यादा है, ब्रेन में कहीं हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं हो सकता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में हो तो उसको एक्स्ट्रा एक्सियल कह देते हैं। ठीक है। और इसकी टेल भी होती है, सबकी नजर नहीं आती, कुछ की होती है, मे हैव अ टेल। वो मैं देखते हैं कैसी नजर आती है। तो जाहिर है स्पाइनल कॉर्ड में है तो वहां पे फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्रिएट करे। ब्रेन में जहाँ पे ये होगा वहां पे उस हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से सिम्टम क्रिएट करेगा। और इवन फोकल सीजर्स कॉज कर सकते हैं मेनिंजोमा। किसी खातून में फोकल सीजर्स हो रहे हैं, मेनिंजोमा सोचना चाहिए, उसका CT MRI कराना चाहिए। तो अब ये तो होगी इसकी ग्रॉस जो आपको नजर आएगी, हिस्ट्री प्रेजेंटेशन। इसकी हिस्टोलॉजी पे क्या नजर आएगा? इसकी हिस्टोलॉजी आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड अपेरेंस विद वर्ल्ड अपेरेंस विद सेमोमा बॉडीज, ये दिस इज हाउ ट्यूमर मेनिंजोमा लुक्स लाइक। तो ये अब सेल्स को देख सकते हैं, ये बड़ी गोल मटोल इनकी अपेयरेंस है, वर्ल्ड अपेयरेंस। ये देखें, ये वर्ल्ड्स बने हुए हैं गोल गोल, ये वर्ल्ड्स, ये वर्ल्ड्स, ये वर्ल्ड्स, ये इधर बने हुए हैं गोल गोल। तो ये वर्ल्डली जो अपेयरेंस है, एक तो ये, दूसरा सेमोमा बॉडी यहाँ पे एक नजर आ रही है, ये सेमोमा बॉडी है। ठीक सेमोमा बॉडी इज जस्ट ए फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस वेयर देयर इज एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन। ठीक है, एक सेंटर में नेक्रोसिस होती है, उसके ऊपर कैल्शियम इकट्ठा होता जाता है रिंग्स की फॉर्म में, उसको सेमोमा बॉडी कह देते हैं। तो ये इसकी हिस्टोलॉजी पे नजर आएगा आपको। फर्स्ट एड में भी दी हुई है। ये F में। तो यू कैन क्लियरली सी कि कितने वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं इसके। और ये उसकी वर्ल्डली अपेरेंस, और ये सेमोमा बॉडीज। दिस इज अबाउट मेनिंजियोमा। ठीक है। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा तो हम स्किप कर गए बीच में। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा करते हैं। ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा क्या, ओ से याद रखिएगा। ओ लुक्स लाइक एन एग। ओ अंडे की तरह। एंड इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्राइड एग ड्रॉ करूं, तो इट वुड लुक, शुड लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसा ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा। तो इसमें भी फ्राइड एग सेल्स नजर आते हैं, ये ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा की बात है। तो रेयर, चूंकि रेयर है इसलिए लो यील्ड है, इसलिए कम सवाल आते हैं। लेकिन जब आएगा तो फ्रंटल लोब्स में आता है और ऑफन कैल्सिफाइड होता है। फ्राइड एग सेल्स इसमें नजर आते हैं, राउंड न्यूक्लियाई विद क्लियर साइटोप्लाज्म विद चिकन वायर कैपिलरी सिस्टम। चिकन वायर कैपिलरी सिस्टम ये क्या है? तो उसने कहा कि आपको ऐसे सेल्स मिलेंगे इस तरह से, सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस होगा जिनका, और इनके बीच में ना कैपिलरी सिस्टम बना होगा। अब ये देखें आप, लग नहीं रहा जैसे कोई वायर होती है चिकन वायर। मैं आपको बता दूं चिकन वायर कैसी होती है, और जिसमें मुर्गियां बंद करते हैं ना उसको चिकन वायर कहते हैं। तो ये अगर इसमें से सेल निकाल दूं मैं, तो ये लग रहा है ना जैसे कि वायर मैश पैटर्न बन गया। ऐसा ही पैटर्न इसके अंदर नजर आता है। तो मी शो यू, ये आप देख सकते हैं, ये फ्राइड एग सेल्स है, राउंड न्यूक्लियाई विथ क्लियर साइटोप्लाज्म, राउंड न्यूक्लियर क्लियर साइटोप्लाज्म। और बीच में ये कैपिलरी सिस्टम बना हुआ है। ये ऐसे आ रहा है, इसका ऐसे जा रहा है। तो ये इसको कहते हैं वो ग्रिल, चिकन ग्रिल पैटर्न। ये चिकन ग्रिल ऐसी होती है।
ठीक है। तो दिस इज अबाउट ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। नेक्स्ट हेमेंजियोब्लास्टोमा। वेट अ मिनट। हेमेंजियोब्लास्टोमा नाम से जाहिर है इट इज अ ट्यूमर विच इज रिच इन ब्लड वेसल, और ये हमने पीछे पढ़ा है वीएचएल के अंदर आता है। ठीक है, वीएचएल के अंदर आता है। आईज में हो सकता है, रेटिना के अंदर हो सकता है। और इसकी खास बात है कि इट कॉजेज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है। कि देयर इज अनदर ट्यूमर जो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, उसमें भी सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है। तो ब्लड वेसल ओरिजिन का है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज मिलेंगी आपको, एंड अगेन वेल डिफाइंड होता है। तो ये देखिए आप, ये नजर आ रहा है बड़ा क्लियर आपको, ये है ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, फ्रंटल लोब में होता है। और ये एड फ्रैग सेल्स नजर आ रहे हैं आप। ये है हेमेंजियोब्लास्टोमा, सेरिबेलम में है, क्लियरली डिफाइंड है। और ये इसके नाम से रिच कैपिलरी सिस्टम, क्योंकि वेस्कुलर ट्यूमर है, हेमेंजियोब्लास्टोमा ब्लड वेसल से अराइज करता है। उसके बाद मशहूर जमाना पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा की पहले प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा ना फंक्शनिंग भी हो सकता है ट्यूमर, साइलेंट भी हो सकता है। साइलेंट का मतलब है कि ये ट्यूमर सेल कोई हार्मोन नहीं बनाते। फंक्शनिंग का मतलब होता है कि किसी एक खास तरह के सेल, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ना, एंटी पिट्यूटरी, उसमें को काफी तरह के सेल्स हैं। कोई सेल आपका एसीटीएच बनाता है, कोई एफएसएचएलएच बनाता है, किसी का काम टीएसएच बनाना है, किसी का काम तो ये इसी तरह से पॉजिटिव पिट्यूटरी में अपने हैं उसके एंटी पिट्यूटरी में एक और खैर वो बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले हैं, प्रोलैक्टिन बनाने वाले हैं। तो काफी सारे हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं। किसी का भी ट्यूमर हो सकता है। जिस सेल का ट्यूमर होगा उस तरह की उसकी मैनिफेस्टेशन आएंगी, क्योंकि वो वाला हार्मोन बढ़ जाएगा लेवल में। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो प्रोलैक्टिनोमा होता है। प्रोलैक्टिन जो इलेक्ट्रोट्रोफ्स हैं, उनका ट्यूमर होता है पिट्यूटरी के अंदर। तो प्रोलैक्टिन जब ज्यादा होता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की यही है। इफ टॉक अबाउट फीमेल्स, गैलेक्टोरिया, इंक्रीज सिक्रीशन फ्रॉम ब्रेस्ट। इसी तरह से एमेनोरिया, बस इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज प्रोलैक्टिन सप्रेसेस एफएसएच एंड एलएच। इसी तरह से दे बी डिक्रीज इन लिबिडो। तो ये सिम्टम्स होंगे फीमेल में। मेल के अंदर दे बी इनफर्टिलिटी एज वेल, क्योंकि प्रोलैक्टिन की वजह से एफएसएच एलएच सप्रेस हो जाता है, और एफएसएच एलएच इज क्रूशियल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। तो वो नहीं, उसकी प्रेजेंट उसकी सेल स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। इसके अलावा ये तो होगी ना उसकी मैनिफेस्टेशन प्रोलैक्टिनोमा की, बाकी इसका मैस इफेक्ट भी है। जहाँ पे है पिट्यूटरी, वो बिल्कुल ऑप्टिक कयाजम के करीब पड़ा हुआ है, ऑप्टिक कयाजम के नीचे। ये ऑप्टिक कयाजम है और ये नीचे पिट्यूटरी है। तो पिट्यूटरी का ट्यूमर जब अंदर ऑप्टिक कयाजम को कंप्रेस करता है, और ऑप्टिक कयाजम की में आपको पता है नेजल फाइबर्स, जो रेटिना की नेजल फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं। तो नेजल फाइबर्स को जब आप कंप्रेस कर देंगे, आपके टेम्पोरल व्यू गया। तो इसमें जो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया आते हैं, लेकिन बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया कहीं पे अगर आ जाए ना, तो सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को पिट्यूटरी एडिनोमा तक, इसकी और कॉजेज भी सोचनी है। एक कॉज इसकी क्रेनियोफैरिंजियोमा भी है, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया उसमें भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्टिक कियाज्म को ऊपर से सप्रेस करता है ट्यूमर, जिसको क्रेनियोफैरिंजियोमा बच्चों में होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था जब हम एनोरिज्म पढ़े थे, मैंने आपको कहा था कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जो एनोरिज्म होता है, सेक्युलर एनोरिज्म, वो भी ऑप्टिक कियाज्म को सप्रेस करता है, कंप्रेस करता है, उससे भी यही विजुअल डेफिसिट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर इस जगह पे मेनिंजियोमा बन जाए, वो भी इसको कंप्रेस कर सकता है, उसमें भी बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया बनेगा। तो ये चार चीजें सोचनी है आपने। पिट्यूटरी एडिनोमा भी सोच सकते हैं, बच्चा है तो क्रेनियोफैरिंजियोमा सोचें, बड़ा है तो मेनिंजियोमा भी सोचें, और साइकुलर एनोरिज्म भी सोचें। ठीक है। फिर है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी।
ऐसा भी हो सकता है कि पिट्यूटरी का जो ट्यूमर है वो नॉर्मल पिट्यूटरी को दबाए प्रेशर इफेक्ट की वजह से, और या फिर उसमें हेमरेज हो जाए और वो पूरा पिट्यूटरी पिट्यूटरी एडेनोमा का हेमरेज हो जाए, और वो पूरा पिट्यूटरी फिर नेक्रोसिस हो जाएगी उस पूरे पिट्यूटरी की, वो खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। तो पेशेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म के साथ आएगा, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी होगा, उसको एडिसन डिजीज भी होगी, उसमें सारे हॉर्मोन्स उसके नीचे, उसको इनफर्टिलिटी भी होगी, सब कुछ होगा उसको। फिर बात करते हैं कि प्रोलेक्टिनोमा को ट्रीट कैसे करते हैं आप। प्रोलेक्टिनोमा पहले तो सर्जरी होती है, ट्रांससिफिनॉइडल रिसेक्शन करते हैं, नाक से जाते हैं और स्फिनोइड बोन को क्रॉस करके पिट्यूटरी को वहीं से काट देते हैं। तो प्रोलेक्टिनोमा की बाकी ट्रीटमेंट जो मेडिकल जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी गिव डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये वो आप देते हैं। आप सोचिए प्रोलेक्टिनोमा का से क्या ताल्लुक है, एक ट्यूमर है, आप ब्रोमोक्रिप्टिन दे रहे हैं, डोपामिन एगोनिस्ट दे रहे हैं। तो याद रखिएगा मैंने आपको पाथवेज पढ़ाए थे, डोपामिनर्जिक पाथवेज, उसमें एक पाथवे था ट्यूबरो इनफंडिबुलर। ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, जो चार पाथवेज है, नाइग्रोस्ट्राइटल, मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक और ट्यूबरो इनफंडिबुलर। ट्यूबरो इनफंडिबुलर का काम था टू सप्रेस डोपामिन, टू सप्रेस प्रोलेक्टिन। तो मैं अगर इस पाथवे को तेज कर दूं तो प्रोलेक्टिन की सिक्रीशन कम होगी। इसलिए डोपामिन एगोनिस्ट देने की वजह यही है कि इससे ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे तेज चले और प्रोलेक्टिन सप्रेशन हो। और यही वजह है कि जब इस पाथवे को बंद करते हैं आप तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बढ़ जाती है। इसी वजह से एंटीसाइकोटिक्स देने की वजह से, खासतौर पे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देने की वजह से हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है, क्योंकि वो ट्यूबर फंडिबुलर पाथवे को बंद करती हैं। तो नाउ लेट्स गिव इट अ रीड। मे बी नॉन फंक्शनिंग साइलेंट, मे बी हाइपर फंक्शनिंग। ठीक है, नॉन फंक्शनल ट्यूमर कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैस इफेक्ट होगा, बाइडनेपल हेमिनोपिया, पिट्यूपेशर ऑफ ऑप्टिक कैज़म ने देख लिया। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी अगर हो जाए तो इट विल कॉज हाइपो पिट्यूटरिज्म। प्रोलेक्टिनोमा की प्रेजेंटेशन में हमने बात की, गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया, बोन डेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन। क्योंकि देखिए ना, जब प्रोलेक्टिन नहीं होगा, प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो इट विल सप्रेस एफएसएचएलएच। एफएसएलएच नहीं जब बनेंगे तो फॉलिकल्स नहीं रिलीज होंगे, फॉलिकल मैच्योरेशन नहीं होगी, और फॉलिकल्स नहीं ईस्ट्रोजन बनाना होता है। अच्छा खवातीन, इसकी एक और बड़ी प्रेजेंटेशन होती है प्रोलेक्टिनोमा की, वुमेन इन वुमेन। वो एक बड़ी आपको नजर आएगी, ये है तो एंडोक्राइन पोर्शन की बात, लेकिन आपको नजर आएगी दे विल कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर। तो ये ट्रायड होता है इसका, गलेक्टोरिया, एमेनोरिया, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर। और ये ज्यादा आता है शीहान सिंड्रोम के बाद। शीहान सिंड्रोम में देर इज नेक्रोसिस ऑफ, इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन केस ऑफ पेरीपार्टल हेमरेज या पोस्ट पार्टल हेमरेज ज्यादा हो जाए तो उनका पिट्यूटरी खत्म हो जाता है। तो दे कम अप विद, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया दो चीजों को, शीहान इज समथिंग एल्स, दिस प्रोलेक्टिनोमा इज समथिंग एल्स। तो कहाँ पे थे हम, ये प्रोलेक्टिनोमा की बात करें तो ये गलेक्टोरिया, एमेनोरिया, ये चीजें आपको नजर आएंगी इसमें। एंड डिक्रीज इन लिबिडो, इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ठीक है, ट्रीटमेंट यू गिव डोपामिन एगोनिस्ट एंड ट्रांसफिनोइडल रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो हैं ये ज्यादातर लैक्टोट्रोफ्स ही होते हैं, लेकिन किसी भी टाइप ऑफ सेल का हो सकता है। लैक्टोट्रोफ्स का हुआ तो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हो गया। सोमेटोट्रोफ्स का अगर हो जाए तो उससे एक्रोमेगैली जैगेंटिज्म हो जाएगा। कॉर्टिकोट्रोफ का हो जाए तो उससे कुशिंग डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेकिन रेयर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेयर है, असल में भी रेयर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेयर है। नेक्स्ट श्वानोमा, अभी इसके ऊपर बात की है, श्वान सेल का ट्यूमर, क्योंकि श्वान सेल S100 पॉजिटिव होते हैं तो ये ट्यूमर भी S100 पॉजिटिव होगा। हिस्टोलॉजी इज नॉट हाई यील्ड, कोई सवाल नहीं देखा यू वर्ल्ड के अंदर एनबी में जिसने हिस्टोलॉजी पूछी हो श्वान सेल की, वो हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने दी हुई है प्रश्न में। तो दिस इज यूजली अकरिंग एट द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल। मैं आपको दिखाता हूँ सेरिबेलोपोंटाइन एंगल, पहले भी इस पे बात हुई है। तो ये काइंड ऑफ 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है।
ठीक है, कैन अकर अलोंग एनी पेरिफेरल नर्व, क्योंकि सारी पेरिफेरल नर्व्स में श्वान सेल होते हैं, उसको माइलिनेट कर रहे होते हैं। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता ही माइलिनेशन के लिए श्वान सेल है। और अगर ये क्रेन ऑफ एट्स का हो जाए तो इट विल कॉज, इट इज नोन एज वेस्टिबुलर schwannoma। इन वेस्टिबुलर schwannoma यू गेट sensorineural hearing loss, retinitis। और अगर बायलैटरल हो तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2 के अंदर बायलैटरल वेस्टिबुलर schwannoma होता है। हिस्टोलॉजी में यू वुड अप्रिशिएट हाइपरसेलुलर एरियाज कंटेनिंग स्पिंडल सेल्स alternating with hypocellular areas and myxoid areas। अगेन हिस्टोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स सी क्या नजर आता है। तो ये बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया उन्होंने शो किया हुआ है, ये पिट्यूटरी का ट्यूमर है, दिस इज द सेरिब्रोपोंटाइन एंगल, ये पॉन्स, ये सेरिबेलम, तो ये बीच में जो एंगल बन रहा है सेरिब्रोपोंटाइन, तो इस एंगल पे ट्यूमर है, तो ये श्वानोमा। फिर ये आपको मिक्सॉइड नजर आ रहा है एरिया, और ये कुछ हाइपरसेलुलर एरिया। तो दिस प्रेजेंटेशन, दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ schwannoma, again not important, these are all the adult tumors। ठीक, these are the, अब लेक्चर खत्म करते हैं विद डिस्कशन ऑन चाइल्डहुड ट्यूमर्स। जैसे ग्लियोब्लास्टोमा एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर था एडल्ट में, उसी तरह से एस्ट्रोसाइटोमा एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर है बच्चों के अंदर, ये भी अगेन जी फैप पॉजिटिव है, बच्चों में सबसे कॉमन ट्यूमर है। बच्चों में दो ट्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रेनियोफेरेंजियोमा और पायरोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये दो जो है ना सबसे टॉप पे रखने हैं। तीसरा मेडुलोब्लास्टोमा होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यील्ड। सो अगेन वेरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ज्यादा सेरिबेलम में पोस्टीरियर फोसा में नजर आएगा, मे बी सुप्रा टेंटोरियल। टेंटोरियल का मतलब होता है जो है ना आपकी, बल्कि आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, याद आगे तस्वीर बनी हुई है। टेंटोरियम ना एक्सटेंशन होती है ड्यूरा की, ये यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी बनाई हुई है, ये देख सकते हैं ड्यूरा जो है ना इट एक्सटेंड्स डाउन इनटू द ब्रेन, ये। तो दिस इज टेंटोरियम सेरिबेलाई, टेंटोरियम निकला है लफ्ज टेंट से, टेंट, तो दिस इज ऑल्सो अ टेंट फॉर द सेरिबेलम, उसके नीचे सेरिबेलम है। तो ये जो वो बता रहे ट्यूमर जो है ये पायोसिटिक एसोसाइटोमा, ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, सुप्राटेंटोरियल, एज वी वर डिस्कसिंग। ये मे बी सुप्राटेंटोरियल, सिस्टिक अपेयरेंस होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, सिस्टिक अपेयरेंस। और एज सेड एस्ट्रोसाइट्स ओरिजिन है, जी फैप पॉजिटिव है। हिस्टोलॉजी पे क्या नजर आएगा, हिस्टोलॉजी पे यू अप्रिशिएट रोजेंथाल फाइबर्स, दीज आर eosinophilic corkscrew fibers, वो कैसे नजर आते हैं, ये यू कैन अप्रिशिएट, दिस इज अ रोजेंथाल फाइबर, eosinophilic rod। ये मेरे पास एक और तस्वीर भी है, जरा बेहतर है, सही देख लेते हैं। ये जो ब्लैक में आपको लेबल हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर रोजेंथाल फाइबर्स, ये eosinophilic fibers, this is something that you would find in एसोसाइटोमा। नेक्स्ट ट्यूमर है मेडुलोब्लास्टोमा, ये मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर था, बेनाइन इन चाइल्डहुड। मेडुलोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है, ये भी अगेन ज्यादा सेरिबेलम को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि सेरिबेलम में है तो इट कैन कंप्रेस द फोर्थ वेंट्रिकल, इट विल कॉज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। उसके अपने साइंस हैं, हेडेक, पेपिलेडीमा, ठीक है। और अगर वर्मिस में क्रो कर जाए तो इट विल कॉज ट्रंकल एटेक्सिया, हमने इस पे बात की थी, बिकॉज homunculus cerebellum कैसा क्या कि वर्मिस कंट्रोल्स द ट्रंक एंड द हेमिस्फीयर्स दैट कंट्रोल द आउटर लिम्स। तो वी डिस्कसिंग दिस इन ग्रेट डिटेल इन द सेरिबेलर पोर्शन। तो अब आपको क्या नजर आएगा, ये जो मेडुलोब्लास्टोमा इट इज बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ
ट्यूमर्स उनको कहते हैं प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर। क्यों? न्यूरो एक्टोडर्म से अराइज करता है ये ट्यूमर, न्यूरो एक्टोडर्म ओरिजिन का है। ठीक है। अब इस पे आपको नजर आते हैं होमर राइट रोजेट्स एंड इट इज सिनेप्टोफिसिन पॉजिटिव। होमर राइट रोजेट्स, रोजेट निकला है रोज से, तो आपको ऐसे अरेंजमेंट मिलेगी सेल्स की दैट दे फॉर्म अ रोज, दे फॉर्म अ फ्लावर दिस। इस तरह के काफी सारे मिलेंगे आपको। एंड इट्स गोना बी सिनेप्टोफिसिन पॉजिटिव। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक ट्यूमर है, उसमें भी होमोराइट रोजेट्स होते हैं। ठीक है। दोज आर न्यूरोब्लास्टोमास। तो ये आप देख सकते हैं, ये रोजेट्स बने हुए हैं इधर, दीज रोजेट्स, ये रोजेट्स, ये रोजेट्स। ठीक है। सिनेप्टोफिसिन पॉजिटिव रोजेट्स। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग भी सिनेप्टोफिसिन पॉजिटिव होता है। ठीक है। एंड इट कैन एक्सटेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, उसको कहते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस, अगर ये नीचे एक्सटेंड करते, दिस इज अबाउट मेडुलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट इज एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा लफज से जाहिर है कि राइजेस फ्रॉम द एपेंडिमल सेल्स, एपेंडिमल सेल ओरिजिन का है। एंड इसके अंदर ये फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इट कैन आल्सो कॉज हाइड्रोसेफलस। ठीक है। हिस्टोलॉजी पे क्या नजर आता है? हिस्टोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है, यूड अप्रिशिएट सूडो रोजेट्स, पेरीवैस्कुलर सूडो रोजेट्स। पेरी मतलब साथ, वैस्कुलर यानी वेसल, वेसल के इर्द गिर्द एक रोज बना हुआ होगा सेल्स का। तो वो अब कैसा नजर आएगा, लेट अस सी वो कैसा नजर आता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये सेंटर में वेसल है। ठीक है। ये और इसके इर्द गिर्द अगेन ये ट्यूमर सेल्स का रोज बना हुआ है। तो दिस इज सूडो रोजेट अपीयरेंस। सूडो पेरिसेडिंग से मिलती जुलती है सूडो रोजेट। दिस you need to know about ependymoma. Next, most common supratentorial tumor क्रेनियोफेरिंजियोमा, इसके बारे में बताया था कि ये इट प्रेजेंट्स विद अगेन बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया, दैट इज व्हाई इट इज कंफ्यूज विद पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है। रिकरेंस रेट बहुत हाई है। इसकी जो हिस्टोलॉजी है उस पर बहुत बहुत एम्फेसिस है। हिस्टोलॉजी में खास तौर पे जो बहुत पैथोग्नोमिक है इसके लिए, दैट इज cholesterol crystals found in motor oil like fluid within tumor। ये ट्यूमर के जो ग्रॉसली इसको काटे ना ट्यूमर को, इसमें मोटर ऑयल लाइक सब्सटेंस होता है, इसलिए मोटर ऑयल फ्लूइड कहते हैं, और उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स नजर आते हैं। ये इसकी है प्रेजेंटेशन, इस तरह से नजर आता है। और ओरिजिन क्या है? ये रैत की पाउच से ओरिजिनेट करता है। रैत की पाउच अगर एम्ब्रियोलॉजी आपको याद हो, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इंटीरियर, इट राइजेस फ्रॉम द रैत की पाउच। ठीक है। रैत की पाउच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ड्राइव फ्रॉम रेमिनेंट्स ऑफ रैत की पाउच, मोटर ऑयल या कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आएंगे, तो ये कैन यू कैन सी दैट दीज आर द कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। तो ये उसके अंदर ऐसे तैर रहे होते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट इज पिनियल ग्लैंड ट्यूमर्स। पिनियल ग्लैंड आपको पता है डोर्सल ब्रेन स्टेम पर होता है, हमने ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर देखा था। और ब्रेन स्टेम पे सुपीरियर कॉलिकुलस भी होता है विच इज कंसर्न विद योर विजन। इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी विजन वाली ही होंगी। कन्वर्जेंस निस्टैग्मस होगा इसके अंदर। इसके अंदर कैन गेट डिप्लोपिया, यू कैन गेट गेज प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो उसको कलेक्टिवली कहते हैं पेरिनोड सिंड्रोम। मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर। एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल का मतलब है कि जर्म सेल यूजली आपकी गोनेड्स में होते हैं, ओवरीज और टेस्टिस। इस केस में they are arising from the germ cells, but these germ cells are not from the testes and ovaries, they are extra gonadal। ठीक है।
मेल्स में ज़्यादा इंसिडेंस है, एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस। फिर आते हैं पेरिनोड सिंड्रोम। पेरिनोड सिंड्रोम में दे वुड बी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डोर्सल मिड ब्रेन, गेल्स, अपवर्ड गेज पाल्सी होगी, निस्टैगमस कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैगमस होगा, एंड लाइट नियर डिसोसिएशन। तो ये विजन प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। चूंकि इट arises फ्रॉम द एक्सागोनाइडल जर्म सेल्स, इसलिए इसकी हिस्टोलॉजी इज सिमिलर टू टेस्टिकुलर सेमिनोमास। टेस्टिकुलर सेमिनोमास की हिस्टोलॉजी भी 5 अपेरेंस वाली होती है। तो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, एंड टाइमिंग्स जो है वो थोड़ी अगले दिन के लिए फ़र्क होंगी। we're going to be starting very sooner in the morning, probably like 5 a.m. So see you in the next class. Take care. Allah Hafiz.